Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science of study of fake, lie, or imagination. August 25, 2023, Ankit Shah is in San Diego. Come to San Diego to directly meet him and also take an autograph on his book. And there are many other authors, 37 authors. Anyone who is listening to this video, you're all invited to come to Satyology Lit Fest. Is called Krishna Lit Fest, celebrating Janmashtami in style. So you'll have 2-day event. Culmination will be India House, and you'll be loving it. This is going to be a packed event. Whole day 25 and 26 morning till lunchtime. You can come to San Diego, experience the beautiful San Diego, the most beautiful city on the planet Earth, and also listen to these exciting authors. So let us welcome Ankit Shah. नमस्ते। नमस्ते। तो अभी तो पूरा आप तो अपना बुक लॉन्च में लगे हुए थे और यहाँ पे तो धुआंधार बहुत कुछ हो गया दुनिया में। और पता लग रहा है कि वेस्ट पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे है। आपको क्या लगता है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे, और या क्या वो एक्चुअली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ पे है कि नहीं वेस्ट? तो इसमें आदित्य जी, जो हम जितना भी हिस्ट्री हमने देखा है वेस्ट का, उसमें हमें ये समझ आता है कि इकोनॉमिक मॉडल का टोटल एब्सेंस है। जहां पे हम दो मेन प्रोमिनेंट सेक्टर्स देखते हैं वेस्ट में, एक होता है डिफेंस सेक्टर और दूसरा है आईटी सेक्टर। सो ये दो सेक्टर के चलते पूरी इकोनॉमिक्स और स्टेट पॉलिसीज इसी पे रन करती है। तो हम देखते हैं कि वॉर आफ्टर वॉर, जो जितने भी हमने स्पेसिफिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी इंडिविजुअल युद्ध हमने देखे हैं वर्ल्ड वाइड, उन सभी में हमें ये नजर आता है कि किसी में भी नाटो अलायंस या वेस्ट के शुरू किए हुए वॉर में कहीं भी हमें विक्ट्री नहीं दिखाई पड़ती है। ये कॉमन है। ये देशों में भी वेस्ट की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको परमानेंट स्थान दिया जाता है, उनको वहां पे स्थायी होना पड़ता है। ठीक। तो हमें ये समझ आता है कि जितने भी डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितनी भी डिफेंस डील्स होती है, ये वॉर से पहले, वॉर के दौरान और वॉर खत्म होने के बाद, और उसके बाद जो हम देखते हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रिहैबिलिटेशन के या रिकंस्ट्रक्शन के, जो जो ज्योग्राफी तबाह हो गई हो, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमें समझ आता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स के पैसे इस तरह से राउट करके, कॉन्फ्लिक्ट जोन से राउट करके कंपनीज के पॉकेट्स में जाते हैं, और उसी से शायद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फंड भी होती है फॉर इलेक्शन पर्पस। तो एक ये पूरा नेक्सस बन चुका है कि कहीं ना कहीं हमें हमेशा बॉइल्ड अप रखना है प्लैनेट को, और उसी के चलते, उसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक्स भी चल पाएगी। तो ये एक पूरी जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मानसिकता जिसे हम बोलते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जो भी छोटा बड़ा देश उस कॉन्फ्लिक्ट में पकड़ा जाता है, विक्टिम बनता है, उसके रिसोर्सेस को लूटा जाता है। वो रिसोर्सेस के बेस पे भी पूरा इकोनॉमिक्स चलता है एक अलग से। जैसे हमें पता है कि इराक वॉर हो गया, या जिसमें अभी भी सीरिया में जैसे हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल की किस तरह से चोरी होती है वहां मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के चलते। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स का वर्जन ही ऐसा है जहां पे जो बेस थॉट प्रोसेस है वो ये है कि किसी को नुकसान होगा तो ही हमारी इकोनॉमिक्स चल पाएगी। इसी थॉट प्रोसेस पे ये पूरा इकोनॉमिक्स इनका बेस हुआ पड़ा है। अच्छा, दूसरा ये पूरा अब्राहमिक बेस थॉट प्रोसेस है जो वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाला है, जिसको फाइनाइट रिसोर्सेस को ही जिसको वो वेल्थ मानते हैं। तो उसके चलते हम देखते हैं कि कैसे जितने ज्यादा रिसोर्सेज हम कब्जा कर पाएंगे पूरे नहीं होते। अच्छा, अफगानिस्तान का आप वॉर ऑन टेरर देख लें, हर बार ये नैरेटिव चलता है कि पाकिस्तान जो है
उन्होंने नाटो अलायंस को उल्लू बनाया। कोई ये नहीं देखता कि जितने 20 साल से वॉर ऑन टेरर में जितने वेपन्स यूज किए गए, उसकी फंडिंग कहीं से तो हो रही है। और वो फंडिंग जो है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज या मनी सोर्सेस में से जा रही है, वो डिफेंस कंपनीज के पॉकेट्स में। ठीक, तो वो वॉर क्यों खत्म होने देना चाहेंगे, ये भी तो हमें समझना है। तो उसी के चलते इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चलते ही रहते हैं ना, उसमें कोई एंड आता है। एक खाली वर्जन चेंज होते रहते हैं। तो हमने अफगानिस्तान जो पूरा वॉर ऑन टेरर देखा 20 साल, ठीक, जिसमें पूरा ये नरेटिव चला कि पाकिस्तान इज एबल टू फूल द वेस्ट, कि नाटो को उल्लू बनाया, टेररिस्ट को पहले हाइड किया, नर्चर किया और उसमें से रेवेन्यूज बनाया। बट हमें ये समझना है कि जितने भी वेपन्स अफगानिस्तान में यूज हुए, वो सारे वेपन्स कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट, वेस्ट की गवर्नमेंट कॉफर्स में से फंड हो रहे थे। और वो डिफेंस कंपनीज को, कुछ डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिल रहे थे। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि सारे जितने भी हमने वॉर्स देखे हैं, सब में ये हिस्ट्री पाई जाती है कि कहीं पे भी कंक्लूडिंग विक्ट्री तो दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो चुका है वेस्ट में, और उसी के प्रॉफिट टारगेट्स के चलते शायद ये कॉन्फ्लिक्ट्स बॉइल अप हुए हो। ये भी हमें समझ पड़ता है कि क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जो भी विक्टिम कंट्री होती है उसकी, वो रिसोर्सेज को कब्जा करना, ये सारे मल्टीपल टारगेट्स रहते हैं। और उसके अलावा हम ये तो देखते ही हैं कि जहाँ पे भी जो भी विक्टिम कंट्री है, क्योंकि वहां पे तबाही मचने वाली है, तो फिर वहां रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स भी फिर बाद में होंगे। तो इसी तरह से, और फिर जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स तो आप सोच ही लें, जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो रशिया और यूरोप के बीच तो एक बड़ी रिलेशन में खाई तो बन ही गई। तो ये समझ आता है कि यूरोप यूरोप की इकोनॉमीज, जिसको चीप रशियन एनर्जी की इतनी जरूरत है वो इकोनॉमी को कंटिन्यू होने के लिए, अब वो रिश्ता तो टूट गया रशिया के साथ हमेशा के लिए। तो एक तरह से एक फ्यूचर पूरा यूरोपियन इकोनॉमी को एक तरह से डाउनग्रेड हो गया इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, परमानेंट वाला। बिकॉज चीप एनर्जी जो होती है, ऑयल गैस, ये बहुत जरूरी होती है इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। तो ये हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि अगर जो कॉन्फ्लिक्ट की जो स्क्रिप्ट होती है इस तरह से खींची जाए, तो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जिनको ये स्क्रिप्ट खींचने से बेनिफिट होता है। और उसी के चलते हम देखते हैं कि कभी इनका सॉल्यूशन आता ही नहीं, या कंक्लूडिंग विक्ट्री तो दिखाई पड़ती नहीं। उसके बाद जहां 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 जिस केसेस में हमने वॉर का क्लोजर भी देखा, वहां पे भी हमने ये पाया कि कॉन्फ्लिक्ट का वर्जन ही सिर्फ चेंज हुआ है। या तो रिजीम चेंज हुआ, किसी इन्फ्लुएंशियल कंट्री का पपेट लीडर आके बैठ गया, उसको सपोर्ट मिली आर्म्स और वेपन्स की या डॉलर्स की, या हमने देखा अपोजिट फैक्शन को कभी सैंक्शन कर दिया गया। तो ये पूरा एक इसका इसका बेस रूट कॉज जो है ये सब होने के पीछे, इसका सिर्फ इतना रूट कॉज है कि वेस्ट की कंट्रीज को अभी तक समझ में नहीं आई 300-400 साल के बाद कि पैसे कैसे कमाने हैं। इनको अभी तक समझ नहीं आया, 300-400 साल हो चुके हैं इनको। और उसमें लास्ट 100 ईयर्स तो वो वही पाउंड और डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस इस्तेमाल करके सरवाइव कर रहे हैं। पर अभी भी इनको क्लू नहीं पता पड़ा है कि कैसे विदाउट रिजर्व करेंसी फॉर्मेट या विदाउट कॉजिंग हार्म टू एनीबडी कैसे इकोनॉमिक्स चलाना। ये तो अभी भी इनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है। तो ये मैं देखता हूं कि आगे जाते बहुत प्रॉब्लम होने वाली है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, क्योंकि एक पूरा जो प्रिंटिंग मशीन उनके हाथ में पड़ गया था सेंट्रल बैंक्स का, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से फैमिली इंस्टीट्यूशन पूरा बर्बाद हो गया उसके चलते।
और कुछ सेक्टर्स जो पूरे तबाह हो गए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन्स एंड ऑल दैट। तो यही हम देख रहे हैं कि जब तक इनके हाथ में इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक बहुत दिक्कत है। वही प्रॉब्लम हम यहाँ भी देखते हैं मिडिल ईस्ट में, जहां पे जो क्रूड ऑयल है जो बहुत ही फाइनाइट है, लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉक है, उसके बाद जो फ्री में निकल रहा है नीचे जमीन में से, उसके बाद उन्होंने क्या इकोनॉमिक्स करना है उन्हें भी नहीं पता। तो ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं जिनको लिविंग सिविलाइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं कि फाइनाइट जो होता है वो वेल्थ नहीं होता, लाइफ साइकिल का जो विजडम है जो सनातन वाला, उसी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ सिविलाइजेशन। किसी भी फाइनाइट चीज को आप वेल्थ गिन के आप नहीं चला सकते, कोई इकोनॉमिक मॉडल। ठीक। तो ये ज्ञान जब तक पूरी दुनिया को नहीं आ जाता तब तक इसी तरह से आप क्लैशेस देखते रहेंगे हर जगह। अब जैसे मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा उनको अवेयरनेस आ रहा है, तो जैसे अवेयरनेस आते ही उन्होंने कैसे हिंदू जो हमारे मंदिर है वो शुरू किए, योगा आयुर्वेदा ये सब शुरू किया। चाइना में भी हम देख रहे हैं कि सारे लोग अब मंदिर जाना शुरू कर दिए हैं, तो उनको भी समझ आ रही है। अभी अभी न्यूज आई है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला है कि अब अपने बर्थ रेट्स बढ़ाओ, हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल चलाना है। तो ये तो आपकी जो 1979 की जो यूएस के साथ जो डील थी प्रेसिडेंट कार्टर और डेंग शाओपिंग के बीच, कि आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी करेंगे तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे और फिर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनोगे, तो वो डील तो अब कैंसिल हो रही है। इसका मतलब यही हुआ, राइट? जब शी जिनपिंग बोल रहे हैं ज्यादा लीव लो, ज्यादा फेस्टिवल्स लो, लोग मंदिर में जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है बिकॉज वो पूरा जो डॉलर छाप छाप के जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जायंट बन चुका था चाइना, वो सप्लाई से, फाइनेंशियल सप्लाई से, वॉल स्ट्रीट की सप्लाई से, अब वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं शी जिनपिंग, हमको नहीं चाहिए एक्सपोर्ट्स मॉडल। तो वो भी अपनी पॉपुलेशन को बता रहे हैं अब आप बर्थ रेट्स बढ़ाओ, फैमिली लाइफ एंजॉय करो, फेस्टिवल्स एंजॉय करो, मंदिर जाओ। तो पूरा हम रिवर्सल देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि कैसे थोड़ा थोड़ा सभी में अवेयरनेस आ रही है। अभी हम देख रहे हैं भारत में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। अभी कुछ लास्ट वीक में हम देख रहे हैं कैसे नथुराम गोडसे के जन्मदिन पे अभी 2000 की नोट जो है वो डीमोनेटाइज हो गई, और आगे 28 मई जो इनका आ रहा है वीर सावरकर जी का जन्मदिन, तब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन होना है। तो एक तरह से हम पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं कि हिस्ट्री कैसे री एनेक्ट हो रही है दुनिया में, और हर एक देश में हो रही है, और पूरा लिंकेजेस आपको सारे डॉट्स आप कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ ये है, सबको अवेयरनेस आ रही है, खाली एक दो देश की बात नहीं है। ठीक। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस, G7 अभी जापान जो है बहुत बड़ा जो यूएस एलआई है, वो अब यूपीआई से लिंक करना चाह रहा है। तो धीरे धीरे जापानीज भी जो है वो भी दे आर ऑल्सो कमिंग बैक टू मूविंग आउट फ्रॉम द अलायंस, जो वेस्ट का एक कलेक्टिव वेस्ट का अलायंस है उससे बाहर निकल के, क्योंकि आदित्य जी अब ये वर्ल्ड खत्म हो चुका है जहां पे वो ग्रुपिज्म वाली चीजें चलेंगी, ये खत्म हो चुका है। वो 18th सेंचुरी का कॉलोनियल माइंडसेट कि 15-20 देश वो करेंगे जो हम बोलेंगे, वो नहीं होने वाला है। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका तो क्लियर अभी आ गया है स्टेटमेंट। उन्होंने बताया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड तब भी पॉसिबल है जब एशिया मल्टीपोलर होगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि रशिया, इंडिया और चाइना जो है वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करने वाले हैं और डिमार्केट करने वाले हैं वेस्ट, कलेक्टिव वेस्ट के ग्रुपिज्म की थियरी से बचाने के लिए उन सारे देशों को। ठीक। तो रशिया, इंडिया, चाइना हम आगे जाते देखेंगे कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिमार्केट कर लेंगे, और फिर जो ब्रिक्स प्लस का भी अगस्त में जो समिट आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि कैसे सारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो एक के बाद एक सब डिनाउंस करेंगे। अभी इराक का तो न्यूज में आ चुका है दैट वी आर डिचिंग द यूएस डॉलर। ठीक। तो धीरे धीरे सबके अवेयरनेस है कि ये वेस्टर्न मॉडल जो जो गुरुमूर्ति जी भी बोलते हैं वन साइज फिट ऑल, वो वाला कोलैप्स हो रहा है। और वो ग्रुपिज्म और स्टैंडर्डाइजेशन, बिकॉज
स्टैंडर्डाइजेशन जो है आदित्य जी, ये अब्राहमिक थॉट प्रोसेस से आता है। बिल्कुल, राइट। होमोजेनिटी। यस। हाँ। हाँ। तो ये खाली गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, लोगों की लाइफस्टाइल तक में स्टैंडर्डाइजेशन डाल दिया गया है। ये जो, अगर मैंने जो ये शर्ट पहना है, इसकी 1 लाख यूनिट्स वो फैक्ट्री में ही निकलने हैं। तो सोसाइटी ऐसी क्रिएट करनी है उनको कि 1 लाख लोग ये सेम डिजाइन पहने। राइट। तो एक जो हमारा फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स था एंटरप्रेन्योरशिप वाला, जिसमें अगर मैं छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दे दूं, 15 फैमिलीज हैं गांव की। ठीक, सपोज सारे के सारे क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री में है। अब वो 15 की 15 फैमिलीज अपने रिसोर्सेज खुद के यूज करके एंड टू एंड प्रोडक्ट बना रही है, जो 15 अलग अलग डिजाइन है। ठीक। अब मार्केट में वो सारी बिक रही है। अब जब वेस्टर्न कोलोनाइजेशन का एजेंडा चलता है, जहां पे फ्यू कैपिटलिस्ट वांट कि 15 में से 14 डिजाइन को मार दिया जाए, तो एक डिजाइन वो सारी मार्केट कैप्चर कर लेगी। तो सोसाइटी को इस तरह से थॉट प्रोसेस में इन्फ्लुएंस और कोलोनाइज किया जाता है, दैट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म का जो वर्ड है ना, दैट इज ऑल्सो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस। आप मानेंगे नहीं, आप सारे वर्ड्स के अगर रूट कॉज में जाओगे ना, तो आप हेट करना शुरू कर दोगे कि ये सब क्या चल रहा है। बिल्कुल। जैसे जैसे सिटी वर्ड है, सिटी। राइट। तो सिविलाइज्ड लोगों के लिए, तो क्या गांव के लोग सिविलाइज्ड नहीं होते? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से विद द वर्ड सिटी? ये तो अब्राहमिक ये माइंडसेट तो एक सुपीरियोरिटी माइंडसेट लेकर आता है, जैसे कि क्लास बेस, क्लास बेस्ड। क्लास बेस है ना उनके माइंडसेट में। वही हम देखते हैं ब्रिटिश मोनार्क का जो अभी हुआ कोरोनेशन। हाउस ऑफ कॉमन है। हाँ। हाँ। कॉमन मतलब साधारण आदमी का घर अलग, मोनार्क का अलग। हाँ। 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 तो ये पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन और इनहेरेंट जो ये है ना वन अपमैनशिप जो घुस गई है बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल सुपीरियरिटी, जो उनका जेटलैग लगा है उनको अभी तक निकल नहीं रहा है। ठीक है। ये सारे उसी के सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा जब लोगों को बात करता हूं, तो मैं यही बोलता हूं कि ऑलवेज स्पेंड मनी ऑन थिंग्स विच आर डाइवर्स। तो उतने लोगों के आप फंडिंग कर रहे हैं, उतने लोगों के बिजनेसेस को। जितना आप एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करोगे, राइट, जितनी डाइवर्सिफाइड चीजें परचेज करोगे, उतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स इस प्लेनेट पे बचेगी। जितना आप होमोजेनाइज करोगे और स्टैंडर्डाइज करोगे, तो वही होगा कि 1% कैपिटलिस्ट के पास 90% वेल्थ प्लेनेट की पड़ी हुई है। ठीक। तो अगर हमें इससे बाहर आना है, तो उसका एंटीडोट यही है कि जितना जितना भी हमारा स्पेंडिंग हो वो पूरा डाइवर्सिफाइड हो। अगर हम एक एक डिजाइन का एक फैमिली मेंबर परचेज कर रहा है, तो सी टू इट कि दूसरा फैमिली मेंबर सेम डिजाइन परचेज नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से हम एम्पावर कर पाएंगे फैमिलीज को, कम्युनिटी को। तो these are the only two antidote to extreme capitalism, which is corporate, and extreme communism, which is the state. अगर आपको स्टेट और कंपनीज ह्यूमन बींग से बड़ी नहीं चाहिए, तो तो आपको कम्युनिटी और फैमिली को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। टोटल 4 ही पीसीज हैं वर्ल्ड में। कम्युनिटी है, फैमिली है, कॉर्पोरेट है और स्टेट है। अब आप सोच लें कि आपको किसको एम्पावर करना है और किसका रोल अपनी पर्सनल लाइफ में आपको ज्यादा चाहिए। आपकी फैमिली का रोल आपकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा होना चाहिए, या कॉर्पोरेट का ज्यादा होना चाहिए, या स्टेट का ज्यादा होना चाहिए, या कम्युनिटी का ज्यादा होना चाहिए। ये अब आपने तय करना है। तो इसी ये एंड दिस इज वेरी समथिंग विच इज वेरी सीरियस डेंजर विच इज कमिंग इन। तो वेस्ट में तो आपको पता लगेगा कि जब खाली प्रॉफिट्स और इफेक्टिवनेस की जब वो बात करेंगे, तो ह्यूमन बींग सच में डेंजर में आ जाएंगे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड के जबरदस्ती जिस तरह से मैं कुछ डेवलपमेंट्स देख रहा हूं, जहां पे फार्म लैंड्स को कैप्चर किया जा रहा है, फार्मर्स को
स्पेसिफिक पॉलिसी के तहत टारगेट करके उनकी लैंड्स वो खुद ही बेचना शुरू कर दे, उस पोजीशन में लेके जा रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं कि कैसे इंसेक्ट्स और बग्स कंपलसरी वो डाल ही देंगे आपकी प्लेट में, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में सब जा रहा है। आपने इतने सारे मुझे पॉइंट्स दिए हैं, अभी मैं सारे क्वेश्चन एक ही पॉइंट में पूछ लूंगा, ठीक है? तो जस्ट क्या लिख लीजिए अगर लिखना है तो। जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत का। हम्म। अभी महाभारत बोलता है कि मिनिमम स्त्री को 3 बच्चे करने चाहिए। हिंदुओं को हम्म। बोला गया सिर्फ 2 ही करो। और भारत में अन्य कम्युनिटी तो अपनी मर्जी से जितने पैदा करना है करते हैं, है ना? हम्म। तो ये कहाँ तक सही है? दूसरा क्वेश्चन है कि क्या यूके सारी गड़बड़ी की जड़ है या एंग्लो सैक्सन सारे गड़बड़ी की जड़ है, क्योंकि ये आत्मघाती लोग हैं। तीसरा, डिप्लीटेड न्यूक्लियर वेपन्स दिए, शेल्स दिए चैलेंजर टैंक्स के लिए यूके ने यूक्रेन को, लेकिन अभी उसका पूरा क्लाउड वापस यूक्रेन के ऊपर पहुंच चुका है, पोलैंड के ऊपर पहुंच चुका है। रशिया ने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया है। चौथा, कि चाइना जो है, चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी, आपने यू सेड सो एक्यूरेटली कि चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी वाज एग्रीमेंट विद यूएसए। और अभी चाइना ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया है। बच्चे प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन कोई करना नहीं चाहता वहां पे, क्योंकि देर इज नो डोमेस्टिक कंजम्पशन, है ना? और पांचवा, आपने बोला मल्टीपोलर वर्ल्ड विद इन एशिया। और मल्टीपोलर वर्ल्ड विद इन एशिया, ये अंकित जी ने शायद पहली बार बोला है कि सबके सामने। ये किसी और शो पे आपने बोला नहीं है, लेकिन दिस इज द न्यू रियलिटी। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्या पाश्चात्य देश जिसमें अभी भी अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी है, तो क्या ये अमेरिका या पाश्चात्य देश टॉलरेट करेंगे? ये 4 क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपने पहले मैं चाइनीज इकोनॉमी पे बात करूंगा। चाइनीज, आपको ये समझना है कि 1971 79 की जो वो डील थी प्रेसिडेंट कार्टर के साथ डेंग शियाओपिंग की, कि हम हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन खत्म कर देंगे, जिसके लिए हम सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेके आएंगे, आप हमें टेक्नोलॉजी देंगे और हम वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनेंगे। ये 1979 की उनकी डील थी, जिसके तहत उन्होंने जो भी वो बताते हैं कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, फ्रॉम द क्लोज्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर। तो चाइनीज जो एक पूरा उनका माइंडसेट है, जहां पे उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो स्टेट का एक बड़ा रोल होता है डोमिनेट करने का मासेस को, उसको इस्तेमाल करते हुए ये सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया। अब जब उनको समझ आ रही है कि बाय 2029 उनके पास होंगे अबाउट 40 मिलियन मैन जिनको शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम होने वाला है बाय 2029। अब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी तो उन्होंने रिवर्स कर दी, लेकिन ये प्रॉब्लम तो फिर भी होगा, बिकॉज एक जो पूरा जेस्टेशन पीरियड होता है, एक साइकिल होती है पूरी लाइफ साइकिल, उसके चलते ये इम्पैक्ट तो उनको झेलना ही पड़ेगा। तो ये 2029 से जो ये शुरू होना है, ये इम्पैक्ट, जिसमें 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स इन अ चाइनीज फैमिली और 6 बुजुर्गों का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो एक यंग मेंबर पे आएगा, और उसको शादी करने के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एक जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, और उसमें फियाट डॉलर का इतना बड़ा रोल रहा है, जिसको मैं बोलता हूं कि चाइनीज बिकेम ओल्ड बिफोर बिकमिंग रिच। तो इतना एक्सप्लॉयटेशन हो गया है चाइनीज लेबर का, और वो पूरी सोसाइटी एज कर गई है। तो चाइनीज को समझ आया कि हमने 40 साल मजदूरी करके खाली $3 ट्रिलियन बनाए, और यूनाइटेड स्टेट्स ने 13-14 ट्रिलियंस खाली लास्ट 3 साल कोविड के बेनिफिट्स में बांट दिए, सोशल बेनिफिट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन को फ्री में। तो उनको समझ आया कि दैट शी जिनपिंग इज राइट, एक्सपोर्ट्स मॉडल इज रॉन्ग। तो अब जाके लास्ट अक्टूबर 2022 में जो दो पॉलिट ब्यूरो में 2 बंदे थे जो यूएस डीप स्टेट से कनेक्टेड थे, जो ये एक्सपोर्ट्स मॉडल को सपोर्ट करते थे, ली क्वेचांग और वोंग, दोनों को शी जिनपिंग ने रिमूव कर दिया पॉलिट ब्यूरो से, और नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स एन एंटी एक्सपोर्ट्स मॉडल।
विच मीन्स बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, जो मैंने पहले के शोज में भी बताया कि अब स्प्लिट होगा सारी कंट्रीज के बीच। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक डीकपलिंग वेस्ट के साथ होना है। अब जब करेंसीज पेग हो जाएगी विथ रियल कमोडिटीज, तब अगर एशिया चाहता भी है तब भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिफरेंस इतना बड़ा होगा, डिफरेंशियल, वेस्ट परचेज ही नहीं कर पाएगा इवन इफ एशिया वांट्स टू सेल। ठीक। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि आगे जाके हम ये जो सारे देश एक के बाद एक माइंस अपनी बता रहे हैं, खोज के बता रहे हैं। वो माइंस इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि सब देश को पता लग गया है कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि करेंसी को कौन से कमोडिटीज के फॉर्मूला से पैक करेंगे। तो उसी के चलते सारी माइंस अब निकल निकल के बाहर आ रही है। हमें लिथियम मिला, हमें रेयर अर्थ मिला, हमें गोल्ड मिला, हमें कॉपर मिला। ये सारी कंट्रीज जो अब अचानक से, ये सब अचानक से नहीं हो रहा, सबने छुपा के रखा था, बट अब क्योंकि करेंसी को पैक होना है तो सब निकल के आ रहे हैं बाहर। तो ये चेंजेस हम चाइनीज इकोनॉमी में 100% देखेंगे कि उनको बर्थ रेट्स अब बढ़ानी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना है। अच्छा, दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड वाला, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत ही क्लियर है कि रशिया का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप पे रहेगा, चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में उस तरफ रहेगा, और इंडिया का इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको मैं बोलता हूं कि सऊदी अरेबिया, यूएई ऑन दिस साइड टू लाओस कंबोडिया ऑन द अदर साइड। अब इसके अंदर दिक्कत ये है नेगोशिएशंस में कि एक साउथ चाइना सी वाला जो पोर्शन है वो ओवरलैप होता है इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ। और इसमें सरप्राइज इसलिए भी नहीं होता मुझे क्योंकि इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट लाने वाला बंदा भी वही शिंजो एबे, और डी डॉलराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट या जो ब्रेन चाइल्ड जिसको बोल सकते हैं वो भी शिंजो एबे, राइट। तो ये जो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, विच इज वाई इंडो पैसिफिक एंड डी डॉलराइजेशन दोनों एक ही बंदा लेके आया। तो हम देखेंगे कि साउथ चाइना सी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज द मेन पीस ऑफ नेगोशिएशन दैट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये दोनों के बीच जो नेगोशिएशन होना है वो इसी के ऊपर होना है। जहां तक सवाल है कि कितना अकोमोडेट होगा, एलएसी स्टैंड ऑफ का क्या होगा, मुझे लगता है कि एलएसी स्टैंड ऑफ तब तक चलता रहेगा और सीरियस नेगोशिएशन तब तक नहीं होंगे जब तक पीओके वाला हमारा जो प्रॉब्लम है, होमवर्क ही कहूंगा मैं, जब तक वो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मुझे नहीं लगता एलएसी पे कोई सीरियस डिस्कशन होंगे। अच्छा, अब बहुत सारे मैं देखता हूं एक्सपर्ट्स को एलएसी स्टैंड ऑफ पे बोलते हुए, अब इनमें से कोई नहीं बताता कि ये एलएसी स्टैंड ऑफ इसलिए भी स्ट्रेच हो रहा है क्योंकि इंडिया ने बड़ी होशियारी से 2013 वाला जो चाइनीज एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी एजेंडा में ऐड कर दिया है। तो दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि एलएसी स्टैंड ऑफ स्ट्रेच होने में एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि एजेंडा में अब वो ऐड हो चुका है जो पहले नहीं था एजेंडा में। तो ये हम देखेंगे कि एक बार पीओके का होमवर्क अगर हम कंप्लीट करते हैं तो कुछ सीरियस डिस्कशन हो भी पाएंगे। हमें ये समझना है कि 10 से ज्यादा नेशंस जो हैं वो वाटर फ्लोज पे डिपेंडेंट है, जो तिब्बत से आता है और बाकी की चाइनीज टेरिटरी से आता है, टोटल 10 नेशंस। तो ये 10 नेशन का एक अलायंस बनना बहुत जरूरी है। आप बोल सकते हैं इन अ वे इंडिया की लीडरशिप के अंडर, और फिर नेगोशिएशन, सीरियस नेगोशिएशंस एलएसी पे हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वाटर फ्लोज जो हैं वो नेगोशिएट नहीं कर लेते तब तक आप बॉर्डर्स नेगोशिएट नहीं कर सकते। अब आप कुछ बोलेंगे कि हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है फ्रॉम व्हाट कम्स फ्रॉम तिब्बत, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब ये तकलीफ जो है वो 10 नेशंस को हो रही है तो सब नेशंस ने एक अलायंस बना के चाइनीज के साथ नेगोशिएशंस बिगिन करने चाहिए। दिस इज, और फिर वाटर फ्लो, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम जो अभी नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन
कुछ साल बाद समझ आएगा कि कैसे पूरी इकोनॉमी वाटर फ्लो पे चलती है। पॉपुलेशन का सर्वाइवल खाली ड्रिंकिंग वाटर पे नहीं होता, इंडस्ट्री भी वाटर फ्लो पे लगती है, डेंसिटी जो होती है पॉपुलेशन की वो भी वाटर फ्लो के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर फ्लो के ऊपर। बहुत सारे जो साउथ चाइना सी के नेशंस हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी is based on the waters that are flowing and for the dams that are built within China। ठीक, तो ये हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि इजीली हो पाएगा वंस द पीओके प्रॉब्लम इज सॉल्व। जनसंख्या में बोलना भूल गए कि भारत में 2 बच्चों का लगाया हुआ है, हाँ 3 होना चाहिए हाँ हाँ। हिंदुओं पे तो से। इसमें दो पार्ट है आदित्य जी। एक है कि अगर जो हमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो किसी कालखंड में कुछ घटनाओं के चलते कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम हिंदू, तो जब ये सारे वापस अपने कल्चरल टाइज पे लिंक हो जाएंगे, तो एक तो वो प्रॉब्लम मैं देखता हूं कि एक बार पीओके सॉल्व हो जाता है उसके बाद एक डिकेड का हमें विंडो मिलेगा जहां पे कुछ पॉलिसी इंसेंटिव्स, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये सब और फिर कैसे हम इनको वापस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल टाइज पे वापस लेके आए एक सेलिब्रेटरी मोड में। इसके लिए पूरा एक डी रेडिकलाइजेशन मॉडल करके लगेगा। और ये अगर अब ये करना ही पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। और ये जब सॉल्व हो जाता है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सब कॉन्टिनेंट का है, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन पूरा मिडिल ईस्ट के क्रूड ऑयल वेल्थ के मिसयूज पे खड़ा हुआ था। तो मिडिल ईस्ट में जो हम चेंजेस देखेंगे वो भी इसको सपोर्ट करेंगे, ये प्रोसेस को। ये हो जाएगा। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है, तो चूंकि हम डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हम कम्युनिस्ट मेथड लगा के ओनली टू चिल्ड्रन, मुझे नहीं लगता उस डायरेक्शन में हम जाना भी चाहेंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इसका साइड इफेक्ट जो चाइनीज इकोनॉमी में हुआ है सिंगल चाइल्ड के चलते, तो हमें इससे बचना है। तो उसका और क्योंकि उसका ऑपोजिट इफेक्ट भी इस तरह का आ सकता है, तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जो हमारे नेचुरल फर्टिलिटी रेट होता है, जो रिप्लेसमेंट रेट होता है, उसको मेंटेन करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पॉलिसी इंसेंटिव्स उस तरह से आप ट्वीक करके कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट पोजीशंस हैं, पब्लिक पोस्ट, उस हर जगह हर पोस्ट में हम ये इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर आपके चिल्ड्रन 2 से कम है, दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स। मतलब इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट पोजीशन के लिए आप आ रहे हो, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को तरजीह दी जाए वो पोस्ट के लिए जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हो। तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट पोजीशन में कोई ऐसे बंदे नहीं आएंगे जो प्रमोट करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ चिल्ड्रन और पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल अगर आता है तो उसका मेन प्रोविजन ही ये होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन में ऐसे पब्लिक सर्विस या पब्लिक पोस्ट पे इस तरह के लोग नहीं आने चाहिए जो जो प्रमोट करें मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आप समझे कि जितनी हमारी जनसंख्या ज्यादा होगी, आज हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं, जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी उतना उतना अनलिमिटेड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ये सब हम कहाँ से ला पाएंगे? रिसोर्सेज तो फाइनाइट होते हैं। ठीक, तो हमें खाली मेंटेन करना चाहिए जो हेल्दी ह्यूमन रिप्लेसमेंट रेट होता है 2 का, वो हमें मेंटेन करना चाहिए, और वो मेंटेन करना जरूरी भी है, और उसके लिए इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए। लेकिन 2 से अगर ज्यादा है तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट पोजीशन में हम इस ऐसे प्रमोशन देने वाले या ऐसा थिंकिंग पब्लिसाइज करने वाले कैंडिडेट्स को हम
स्टॉप कर सके। ये तो पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल में आना ही चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं या पोजीशंस में है, जो जिनके दो से ज्यादा चिल्ड्रन है, तो उनको हमें ये पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल में हमें प्रोविजन करना चाहिए कि उनका प्रमोशन और इंसेंटिव्स कम कर दिए जाएं। ठीक। उसके बाद हम कुछ साल इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है सोसाइटी पे। और फिर अगर हम चाहें तो फिर जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, जो राशन शॉप से मिलता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स, फिर उनको भी हम थोड़ा थोड़ा कर्व करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की चेंजेस हम कर सकते हैं। पर वो कम्युनिस्ट वाला तो मुझे, आई एम नॉट ओके, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट थॉट प्रोसेस कि कंपलसरी सिंग वन चाइल्ड जो कम्युनिस्ट चाइना ने किया, वो तो भुगत रहा है, हम नहीं चाहते हम भी वो भुगते हैं। ठीक। एक्चुअली रिप्लेसमेंट रेट भारत की डेथ रेट के हिसाब से 2.8 है। और हम्म। 2.8 है तो 3 होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हेल्दी। रिप्लेसमेंट रेट नहीं है, हेल्दी है वो। और ठीक। दो दो भी कम हो जाता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल अफेक्ट बैडली इन द फ्यूचर। और ट्रू। दुनिया में लोगों को मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है पूरी दुनिया में। फर्टिलिटी हम्म। रेट्स यूरोप में ऑल टाइम लो है, साउथ अमेरिका में ऑल टाइम लो है, और रशिया में तो है ही है, जापान में नेगेटिव है, और ऑस्ट्रेलिया में भी नेगेटिव है। तो इससे इसे डिक्रीजिंग। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, अगर कमी, अगर हम ये जो आज का परिस्थिति देख रहे हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि यूके ही सारे फसाद की जड़ है? देखें, अगर हम कोलोनाइजेशन पीरियड को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जो यूके का रोल वहां पे समाप्त हुआ उस कोलोनाइजेशन, क्योंकि वो पॉलिटिकल गवर्नेंस वाला मॉडल था। जो यूके का रूल था कॉलोनीज पे, दैट वाज कि हम पॉलिटी को कंट्रोल करेंगे सारी कंट्रीज की। उसके बाद जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ पॉलिटी हुआ, लेकिन डीकोलोनाइजेशन ऑफ फाइनेंस नहीं हुआ। बिकॉज जो हम बताते हैं रिजर्व करेंसी का फॉर्मेट पास ऑन हो गया टू द यूएस डॉलर। तो एक जो पोर्शन था विच इज द फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन, वो तो फिर भी कंटिन्यू रहा। तो हम देखते हैं कि उस पर यूके गवर्नमेंट का तब से अभी तक इन्फ्लुएंस तो अभी भी कायम है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि यूके हैज उसका सबसे बड़ा रोल रहा। जितना भी डेविएशन या मैनिपुलेशन हम देखते हैं पॉलिटी में या फाइनेंस में या वर्ल्ड वाइड जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरिंग है उन सभी में, तो ये हम बोल सकते हैं। बिकॉज जो मुझे लगता है कि लास्ट 100 years में भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो जियोपॉलिटिकल अलायंस है, तो मुझे लगता है कि नेटो बन जाए या क्वाड बन जाए या कोई भी यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, कितनी भी चाहे बॉडीज आप बना लो, जो मुझे लगता है लास्ट 100 years में एक ही अलायंस था, और वो है यूके गवर्नमेंट, यूएस कंपनीज, पाकिस्तान आर्मी एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये चार ही अलायंस में थे। बाकी सारी ग्रुपिंग बस ऐसे ही चल रही है, जो भी चल रही है। तो बिल्कुल यूके गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रोल है कोलोनाइजेशन में, और उसके बाद भी जो कुछ भी वर्ल्ड ने झेला है उसके पीछे। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मेरी बुक भी अब रिलीज हो चुकी है, दर्शक इंतजार भी कर रहे थे उस बुक का। तो वो बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और ई बुक वर्जन भी है। तो बिल्कुल चेक कीजिएगा, द इसका बुक इज लिंक मुझे अवेलेबल। इसका लिंक मुझे भेजिएगा, मैं इसको कमेंट्स में डालूंगा कि लोग उसको देखें, पढ़ें, खरीदें। एंड और पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि आजकल पुस्तक पढ़ने की आदत हमने कम कर दी है, वीडियो ज्यादा देखते हैं। वीडियो में हम लोग सिर्फ 1% ही बोल पाते हैं जो लिखते हैं। बिल्कुल। एंड पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको मच मोर डिटेल्स मिलेगा, रेफरेंसेबल रहेगा। और हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, या किंडल पे रखिए, किंडल पे भी आजकल लोग बहुत पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे पुराने मेरे किंडल पे हैं। और एक अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन। अभी आपका बुक रिलीज फंक्शन हुआ, हाँ। और तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसा रहा, और उसमें ये बताइए, क्योंकि आपने क्या इंटरेस्ट देखा, लोग किस चीज के लिए भूखे हैं इस समय? सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लोग भूखे हैं, सिर्फ अभी तो खाना ढूंढ रहे हैं लोग।
पहले से गॉड गिव अस डेली ब्रेड, आज भी ब्रेड ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया का हमेशा आध्यात्मिक नजरिया रहा है पूरी दुनिया में। तो हाँ। कैसा लोगों ने सोचा उसके बाद? तो ये हमने इवेंट जो रखा उसके लिए हमने डेट सिलेक्ट की 16 मई की, बिकॉज 16 मई 2014 हम मानते हैं कि पहली भारतीय गवर्नमेंट पावर में आई, हजारों साल बाद। ठीक। तो 16 मई को हमने ये लॉन्च इवेंट दिल्ली में रखा था, और श्री राम माधव जी जो हैं वो चीफ गेस्ट रहे। वो आए, उन्होंने, और बहुत ही उनकी बढ़िया सी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि जियो पॉलिटिक्स पे बुक है, और जो हमारे को ऑथर्स हैं सिद्धार्थ जी, बहुत ही एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ गुरु फॉर मी। तो उन्होंने, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, उन्होंने तो स्पीच में बताया कि कैसे क्लाइमेट चेंज पूरा एक नरेटिव है, और उसका वेपनाइजेशन किया जाता है जो गरीब देश है उनको ज्यादा गरीब रखने के लिए। तो उस पर पूरा उन्होंने डेलिब्रेट किया, और राम माधव जी ने तो बताया कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर वो चक्रवर्ती भारत, अखंड भारत 2047 का ड्रीम जो देखती है, तो उसमें और अभी जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल या फॉर्मूला जो कोलैप्स हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है, जो संधि काल है, राम माधव जी बताते हैं वो संधि काल एक छोटा सा टाइम फ्रेम मिला है, जिसमें हम ये मान के नहीं चल सकते कि अगर उनका मॉडल खत्म हो चुका है तो हमारा मॉडल ऑटोमेटिक बैठ ही जाएगा। तो उसके लिए जो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, वो गैप को कवर अप करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत ही छोटा सा विंडो है। वो उन्होंने स्पीच में बताया, जो ऑडियंस, और ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए भी थी क्योंकि एक तो आप जानते ही हैं कि डी डॉलराइजेशन पे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे डॉलराइजेशन हुआ था वर्ल्ड का, तब भी उनको डी डॉलराइजेशन भी समझ में आएगा। तो बहुत ही लोग उत्सुक थे इस बुक के लिए कब से। तो उसमें, और बुक में बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स हैं जो लोग नहीं जानते। तो बिल्कुल आप वो बुक देखें, और बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हम जब छोटे थे तब एक शो आता था, जिस वेस्ट का है शो, आई ड्रीम ऑफ जीनी करके आता था। तो उसमें आप देखते हैं कि वो जीनी विंक करती है और कुछ भी जादू कर सकती है। तो आपको उसका सीक्रेट पता लगेगा कि कैसे वेस्ट में जो एक स्ट्रैटेजी रही सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन की। आप हमेशा देखोगे मूवीज में कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ही कुछ जादू कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को बचा रहा है, आपको कोई और नहीं दिखाई देगा। आपको कोई एशिया का प्रेसिडेंट कुछ हेल्प करते हुए ये वो कुछ नहीं दिखाई देगा। एलियंस आ रहे हैं तो यूएस प्रेसिडेंट इज लीडिंग, राइट। तो एक पूरा एक सॉफ्ट पावर कॉलोनाइजेशन का एक मशीनरी पूरा क्रिएट हुआ लास्ट सेंचुरी में, जिसका बहुत ही मेंटल इम्पैक्ट आज भी हम देखते हैं कि अगर इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो उसमें एवेंजर्स है या स्पाइडरमैन है या बैटमैन है, और जो हमारे असल हीरोज हैं वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। जैसे लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या तोपे हो गया, शिवाजी महाराज हो गए। तो हमारे तो रियल लीडर्स हैं, हमें तो ये फिक्शन की जरूरत ही नहीं थी। तो ये बहुत ही पूरा उस बुक में कवर किया गया है डिटेल में कि कैसे कैसे क्या क्या खेल हुए हैं जियो पॉलिटिक्स में। आदित्य जी। The Velar और रानी लक्ष्मीबाई, there are no words to describe। एक बच्ची को रह के उन्होंने पीछे रख के किया, और उसको ब्रिटिश सोल्जर्स ने पीछे से मारा, सामने से भी नहीं मारा। तो तो दैट इज अ वेलर विच वेस्टर्न विमेन ने कभी देखा भी नहीं, उस तरह का सोचा भी नहीं था उस समय में नहीं सोचा। ब्रिटिश सोल्जर सरप्राइज हो गए थे, औरत कैसे लड़ रही है उनके साथ। एंड तो एनीवे, thank you so much Ankit ji for coming on the show, and thank you all the viewers for watching. Do like, share, subscribe, let us know your feedback. Comments बहुत important है। और आप सब लोग वेट कर रहे थे अंकित जी का, मेरे को इतना बार लोगों को लगा अंकित जी नाराज है, मैंने कहा नहीं, वो बुक लॉन्च के लिए है, तो गए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और कंक्लूजन्स पे जल्दी पहुंचना नहीं चाहिए कभी भी। सो थैंक यू अंकित जी, थैंक यू ठीक ऑल है। द व्यूअर्स, नमस्कार। नमस्कार।